जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस छोटे से पन्ने की जिसमें छुपी है पूरे भारत की आत्मा। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज जानेंगे। भारतीय संविधान के बारे में, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है, वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन उसकी आत्मा सिर्फ 42 शब्दों में समाई हुई है। संविधान की पूरी आत्मा मात्र 42 शब्दों में समाई हुई है और उन शब्दों का नाम है प्रस्तावना। वही शब्द है, 42 शब्द जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना संविधान की भूमिका होती है। यह हमें बताती है कि संविधान किसने बनाया, क्यों बनाया और देश को किस दिशा में ले जाना चाहे। देश को किस दिशा में ले जाना है ये बताता है। इसे संविधान की आत्मा और दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि हमें यह दर्शन देता है, दिशा दर्शन की बातें बताता है। तो प्रस्तावना की शुरुआत हम लोग करते हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग जानेंगे और पूरी क्वेश्चन को करेंगे। भारत के जो संविधान है, सबसे पहला जो आता है कि हम भारत के लोग। प्रस्तावना की यही से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब होता है कि इस देश की असली ताकत कोई राजा या सरकार नहीं, बल्कि देश की जनता है। हम भारत के लोग यानी कि देश की जनता है, ना कोई राजा और ना कोई सरकार। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और भी जानकारियां जानते हैं सारे प्रस्तावना के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होती है? मैंने अभी बताया कि भारत के जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग। जो शुरुआत होती है प्रस्तावना की, वो होती है कि हम भारत के लोग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की सबसे प्रारंभिक जो प्रारंभ होता है प्रस्तावना, वो सबसे यही वाला लाइन आता है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग से इसका अर्थ यह है कि यह हमें यह दर्शाती है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है, न कि किसी राजा या सरकार के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से पूरी प्रस्तावना को खत्म करेंगे। अगला है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार की राज्य है? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये जो बता रहे हैं कि प्रस्तावना भारत के पांच विशेषताओं वाला राष्ट्र घोषित किया गया था। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि भारत इस प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, वो संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये दोनों शब्द जोड़े गए हैं संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो प्रस्तावना में जो न्याय के प्रकार बताए गए वो 3 प्रकार बताए गए हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता किनसे संबंधित है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता किनसे संबंधित है? ये जो संबंध है, ये संबंध है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता जो संबंधित है वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से संबंधित है। ठीक है, प्रस्तावना नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिनसे विचार, बोलना, विश्वास करना, धर्म मानना और उपासना करने की आजादी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? प्रस्तावना का आखिर ये समानता का अर्थ प्रस्तावना में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में समानता का मतलब है कि हर नागरिक को सम्मान, प्रतिष्ठा और अवसर में बराबरी मिले। हर नागरिक को सम्मान मिले, हर नागरिक को प्रतिष्ठा मिले और अवसर में बराबरी मिले। प्रस्तावना में समानता का अर्थ यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसी दिन भारतीय संविधान को भी अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 16 आर्टिकल लागू किए गए थे, बाकी के आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान और प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। ठीक है, ऐसे लागू जो किया गया था 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में बंधुता का क्या उद्देश्य है? प्रस्तावना में बंधुता का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। प्रस्तावना में जो बंधुता का उद्देश्य है वह है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। बंधुता का उद्देश्य देश के नागरिक को भाईचारा की भावना विकसित करना, यानी भाईचारा बनाए रखना। बंधुता का उद्देश्य यही है कि देश की नागरिकों को भाईचारा की भावना विकसित रखना तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में बंधुता शब्द का उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। प्रस्तावना में जो संप्रभु का अर्थ शब्द है उसका अर्थ है पूर्ण रूप से स्वतंत्र। पूर्ण रूप से स्वतंत्र। संप्रभु का जो अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र हो और किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन न हो, अपने खुद में स्वतंत्र हो, जो भी मामले हो पूर्णतः स्वतंत्र अपने में हो भारत। संप्रभु का अर्थ यही है, किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन न रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जनता द्वारा चुना गया राष्ट्र अध्यक्ष। जनता द्वारा चुना गया राष्ट्र अध्यक्ष गणराज्य का अर्थ है।
ठीक है। गणराज्य का अर्थ है कि देश का जो प्रमुख हो यानी राष्ट्रपति हो, प्रमुख चुनाव द्वारा चुने, यानी राष्ट्रपति को चुनाव द्वारा चुने, न कि वंशानुगत रहे, वंशानुगत रूप से ना रहे, बल्कि हम जनता देश के प्रमुख को चुनाव में चुन सके। इसका अर्थ यही है, यानी कि राष्ट्रपति को जैसे हो गए, उनको चुनाव द्वारा चुना जाएगा, न कि वंशानुगत रखना है। तो गणराज्य का इसी अर्थ है कि जनता द्वारा चुना गया राष्ट्राध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? इसका जो स्रोत है कि भारत की जनता, भारत की जनता। जो शक्ति का स्रोत है वो है भारत की जनता, यानी हम भारत के लोग। यह स्पष्ट करता है कि संविधान की सारी शक्ति जनता से आती है। सारी शक्ति जनता से आती है। जितनी भी संविधान की सारी शक्तियां जो है वो जनता से आती है, हम भारत के लोग, यह स्पष्ट करता है। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ तात्पर्य है, यानी क्या अर्थ है इसका लोकतांत्रिक का? लोकतांत्रिक का अर्थ है कि जनता का शासन, जनता का शासन हो। इसका जो अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता द्वारा कुछ भी हो तो जनता द्वारा, जनता के लिए कुछ भी हो तो, और जनता का शासन हो। ठीक है। लोकतांत्रिक का शब्द का अर्थ है यही है प्रस्तावना में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में किन मूल आदर्श का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में कुल किन मूल आदर्शों का उल्लेख किया गया है? ठीक है। इसमें जो उल्लेख किया गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का। न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता का। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का। प्रस्तावना का जो मूल आदर्श है वो 4 है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। जो संविधान की आत्मा है, ये 4 शब्द मूल आदर्श, ये संविधान की आत्मा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में बंधुता किसे सुनिश्चित करता है? जो बंधुता है वो किसे सुनिश्चित करता है? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। जो बंधुता है वो करता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ठीक है। बंधुता नागरिकों में भाईचारे की भावना उत्पन्न करता है। बंधुता शब्द जो है वो नागरिकों में भाईचारे की एक भावना उत्पन्न करता है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करता है। ठीक है। भाईचारे की भावना को उत्पन्न करना है बंधुता का अर्थ। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? जो ये 4 शब्द हैं, वो कौन ऐसा शब्द है जो मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? समाजवादी। समाजवादी को छोड़कर तीनों मूल प्रस्तावना में शामिल थे, लेकिन ये नहीं था। मूल प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था एक। ठीक है। इन्हें जो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है, मैंने पहले ही बताया कि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार समानता का संबंध, प्रस्तावना के अनुसार समानता का संबंध किससे नहीं है? समानता का संबंध किससे नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी, आर्थिक वर्ग। आर्थिक वर्ग से संबंध नहीं है। प्रस्तावना समानता को प्रतिष्ठा और अवसर से जोड़ती है। प्रस्तावना की जो समानता है वो प्रतिष्ठा और अवसर से जोड़ती है, मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन, न कि किसी आर्थिक वर्ग विशेष से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
प्रस्तावना में स्वतंत्रता का संबंध किससे नहीं है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता का संबंध किससे नहीं है? संपत्ति से। डी, ठीक है, संपत्ति से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता की विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना से जुड़ता है, ठीक है, न कि संपत्ति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि प्रस्तावना में न्याय का कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? प्रस्तावना में न्याय का कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? वो जो शामिल है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय की शामिल नहीं है हमारे प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में केवल समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, यानी 3 न्याय है, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक। कानूनी न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका परिचय मानी जाती है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किसका परिचय मानी जाती है? तो संविधान की आत्मा और उद्देश्य का। संविधान की आत्मा और उद्देश्य का, सी। प्रस्तावना किसका परिचय मानी जाती है? संविधान की आत्मा और उद्देश्य का। प्रस्तावना की संविधान की आत्मा कहा जाता है, बताइए, क्योंकि यह संविधान का उद्देश्य और मूल दर्शन को स्पष्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट। प्रस्तावना के अनुसार भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है? प्रस्तावना के अनुसार जो है वो भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है? भारत के लोग। भारत के लोग, इसका अंतिम सत्ता जो है भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग। यह सिद्ध करता है कि भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है, न कि कोई संस्था, ठीक है। हम भारत के लोग यह सिद्ध करता है कि भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है, न कि कोई संस्था, ठीक है। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना की क्लास थी वो समाप्त हुई। हम सारी चीजें प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में जान चुके हैं, बिल्कुल डीप से। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रस्तावना को देख लिए तो आपकी पूरी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी ये वीडियो के द्वारा। तो आप सब लोग को ये कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताएं, और कोई भी आपको इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट बताएं, ठीक है। तो इस संविधान के छोटे से पन्ने को काफी संविधान में महत्वपूर्ण मिला है। यह हमारे भारतीय संविधान को बनाने में मूल ढांचा है एक तरह से प्रस्तावना, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त हुई, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।